नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली जैन, पीडियाट्रिशियन, आपकी ग्रेटर नोएडा से। मैं यहाँ सेफ हैंड क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। दिस इज़ माय क्लिनिक इन ओमिक्स ट्रेड सेंटर, अल्फा 2, ऑपोजिट सिटी पार्क, ग्रेटर नोएडा। तो आज आप सबसे मैं हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाइपर एक्टिव एयरवेज डिजीज एक मेडिकल कंडीशन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है। इस क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन में वायु मार्ग अत्यधिक सजीव हो जाते हैं और इससे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। सांस लेने में तकलीफ, सांसों का फूलना, सांस का छूटना, सांस लेने के दौरान घबराहट और गर्दन में दर्द होने की भी शिकायत पेशेंट करते हैं। संक्षेप में, हाइपर एक्टिव एयरवेज डिजीज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो सांस लेने को कठिन बना सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि पेशेंट डॉक्टर के साथ मिलकर उपचार प्राप्त करें और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कुछ बच्चे आपने भी देखे होंगे, जैसे ही सीज़न चेंज होगा उनको सर्दी, खांसी, रनी नोज, कफ, जो कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं रात को बहुत उठती है, सुबह बहुत उठती है, दिन में थोड़ा ठीक रहता है। एंड इन एवरी सीजन चेंज दिस इज द सिनेरियो। तो इन बच्चों में हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज हम नाम देते हैं। ये बेसिकली उन बच्चों को होती है मोस्टली जिनमें कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री को हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं? उनके मदर, फादर, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों में से किसी ना किसी को ये सिनेरियो उनको भी, उनके साथ भी होगा, उनको भी यही चीज़ें होती होंगी, तो वो बच्चे में जेनेटिकली आई हैं। एंड कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये विदाउट एनी जेनेटिक रीजन, विदाउट एनी फैमिली हिस्ट्री भी आती है, तो दोज आर स्पोरेडिक केसेस। तो इसके लक्षण क्या है? सपोज गर्मी का मौसम है, अचानक से बारिश होगी, सर्दियाँ आने शुरू होने वाली हैं, सुबह शाम ठंडा रहता है, दिन में गर्मी रहती है। तो दिस इज़ द सीज़न चेंजिंग सीज़न हो रहा है। तो ये बच्चे जो कि एलर्जिक टू सीज़न चेंजेस, एलर्जिक टू पोल्यूशन रहते हैं, इन बच्चों को सर्दी खांसी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले शुरुआत होती है रनी नोज़ से। वाटरी रनी नोज़ है, कफ़ है जो कि सुबह शाम ज़्यादा है, दिन में ठीक है, बच्चा खा पी अच्छे से रहा है, मैम फीवर नहीं है, लेकिन रात को सो नहीं पाता खांसी की वजह से। कभी कभी खांसी खांसी खांसते खांसते उसको उल्टी आ जाती है। तो दीज आर द सिम्टम्स। अब इसको हम कैसे पहचानें कि ये सीजनल एलर्जी है, वायरल इन्फेक्शन है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है? जो एक्सपीरियंस्ड मदर्स रहते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पेरेंट्स रहते हैं, जो ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, शुरुआत में वो अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि पुराना डॉक्टर ने पर्चा बनाया है उसको हम दे देते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन कब तक? तो शुरू के 2 दिन, 1 दिन आप वेट कीजिए, या अगर आपने मेडिसिन दी भी है दैट्स ओके, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस दोज केसेस ना। तो आपने मेडिसिन दिया, 1 दिन में बच्चा ठीक नहीं हुआ, दूसरे दिन भी ठीक नहीं हुआ, या फिर 1 दिन देने के बाद बच्चे की खांसी बढ़ती जा रही है, देन यू शुड रीच योर डॉक्टर। मे बी उनको एग्जामिनेशन करने पे बच्चे पे कुछ और चीज़ मिल जाए, मे बी उसका निमोनिया डिफरेंट हो, या उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो। तो यू शुडंट वेट फॉर मोर देन 2 days, and you shouldn't wait for more than a day if the symptoms are increasing. You should reach your doctor. बहुत सारे मिथ्स हैं इसमें कि स्टीम कब देना चाहिए, स्टीम से इसमें आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो स्टीम इज़ फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिनको साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम रहता है, दे कैन बी इम्प्रूव विद स्टीम। जिनको हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज़ है, ये स्टीम से ठीक नहीं होगी। सो यू हैव टू गिव सम ट्रीटमेंट विच योर डॉक्टर एडवाइजेस। इसमें दूसरा मिथ कि मैम हम ये नहीं देंगे, इससे हमारे बच्चे को हैबिट हो जाएगी, दिस इज़ हैबिट फॉर्मिंग। नो, दिस इज़ नॉट एंड नेवर हैबिट फॉर्मिंग, दिस इज़ योर बॉडीज़ रिक्वायरमेंट। ये आपके बॉडी, आपके लंग्स की रिक्वायरमेंट है, जो आपको नेबुलाइजेशन और पफ से पूरी करनी है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। दिस कैरीज ऑन अप टिल द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। बॉयज़ में
गर्ल्स में, बॉयज़ में इट इज़ मोर कॉमन देन गर्ल्स, बट इन बोथ सेक्सेस इट इज़ लाइक 10 to 12 years तक ये चलती है. उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे 5 years के बाद ग्रेजुअली चाइल्ड इम्प्रूव्स. As the immunity increases, child improves. In some percentage of children, this disease converts into asthma. अगर बहुत strong family history होगी, then this may convert into asthma. Suppose grandfather, grandparents को asthma है या father को asthma है, तो usually some cases में ये asthma में convert हो सकती है. But 5 years के बाद gradually decrease करना शुरू होती है. Nebulization is not habit forming. You have to give it to the child having this sort of diseases. तो for these kind of children कुछ precautions हम घर में कर सकते हैं, जैसे कि मास्क. कोविड ने हमें सिखाया है मास्क कैसे यूज़ करना है, एंड हमें उसकी हैबिट भी हो गई है. मास्क एक्चुअली शुड बी हैबिट फॉर्मिंग, है ना. तो मास्क हम यूज़ कर सकते हैं. कहीं भी आउटडोर जा रहे हैं तो ट्राई कि अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो बच्चे को मास्क लगाएं, मास्क की हैबिट डालें. और इम्यूनिटी, डाइट, जितना अच्छा बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिटिव डाइट होगा उतनी आपकी इम्यूनिटी होगी. और थर्ड थिंग इज़ फ्लू शॉट्स. तो फ्लू शॉट्स बेसिकली दैट डजंट प्रिवेंट दिस डिजीज़, बट दिस प्रिवेंट्स द वायरल एंड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बेसिकली, जो कि इन बच्चों में हो जाते हैं. कॉन्स्टेंटली अगर खांसते रहेंगे, दैट देयर इम्यूनिटी विल बी वीकन अप एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस में सटेगा. तो फ्लू शॉट्स आप इन बच्चों को ज़रूर लगवाएं. दे हेल्प अ लॉट. सपोज 2 दिन हो गया बच्चा ठीक नहीं हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं. सो देयर मे बी सम टेस्ट टू रूल आउट बिफोर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन. योर डॉक्टर may advise chest x-ray to rule out whether it is basically pneumonia or it is hyperactive airway disease. तो एक्सरे करवाने से पीछे नहीं हटना है. बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं एक्सरे लिखने के बाद, वो आते नहीं दोबारा, है ना. तो यू हैव टू डू दैट एक्सरे. देयर इज सम पर्पस ऑफ राइटिंग चेस्ट एक्सरे. एंड अगर फीवर के साथ एसोसिएटेड होता है तो डॉक्टर मे एडवाइज सम ब्लड टेस्ट ऑल्सो, तो जस्ट टू रूल आउट इन्फेक्शंस ऑफ एनी काइंड. Basically, treatment is some medicines which can be taken orally, and for instant relief, जिनको ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो गया है ड्यू टू दिस एलर्जी, तो उनको हमें नेबुलाइजेशंस देने पड़ते हैं, either in the form of that mask with nebulizer or in the form of puffs. What are flu shots? Basically, these are flu vaccines. The vaccines are prepared with some part of all the prevalent viruses. उनके पार्ट्स लेके वैक्सीन बनाई जाती है, सो दैट जितने भी वायरसेस एट प्रेजेंट हैं, ईयरली दिस चेंजेस. तो ईयरली क्योंकि वायरस में म्यूटेशंस होते रहते हैं, तो ईयरली वैक्सीन नई बनानी पड़ती है फॉर दोज वायरसेस. तो फ्लू शॉट्स प्रिपेयर की जाती है लेबोरेटरी में, एंड दीज वैक्सीन्स आर सेम एज जो आपके बच्चे को लगती हैं. सपोज डीपीटी वैक्सीन है, राइट, टाइफॉइड के लिए वैक्सीन है, तो फ्लू के लिए भी वैक्सीन है. तो these vaccines prevent the seriousness of the disease. They will not prevent the infection. Infection होगा, but उतना सीवियर नहीं होगा, so that कि बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए. बहुत हद तक फ्लू शॉट्स, फ्लू वैक्सीन्स आपके बच्चे को वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखेंगी, और अगर प्रिवेंट नहीं करेंगी तो उसकी सीवियरिटी को बहुत कम कर देंगी. When it is given yearly, 1 shot, and below the age of 1 year there are two doses. At the age of 6 months, and then booster doses after 1 month. तो ये वैक्सीन्स हम किन बच्चों को लगा सकते हैं या किस एज तक लगा सकते हैं? तो these vaccines can be given, there is no age bar for that. These vaccines can be given since the age of 6 months to adulthood. Even the adults जिनको seasonal allergies की problem है, they can take the flu shots. जब से कोविड आया है, many viruses are prevalent here, no? So we can take, anybody can at any age can take flu shots every year to prevent these types of illnesses. So my message to the parents about this illness is कि जैसे ही आपको पता चलता है या ना भी पता चलता है, बच्चे को अगर कोई बीमारी स्टार्ट हुई है तो प्लीज़ रीच योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल. आप घर पे वेट ना करें,
घर के जो हनी दे दिया, अदरक का पेस्ट और समथिंग दे दिया, देर आर मैनी होममेड चीज़ें ना कि ये दिया था हमने, इससे तो ठीक ही नहीं हुआ, बच्चे और बिगड़ जाते हैं। बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, दे आर लेस इम्यून, दे आर वेरी वीक, वेरी फ्रेजाइल। तो प्लीज़ वेट ना करें, डॉक्टर के पास तुरंत पहुँचें और पुराने प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ ना ट्राई करें, बिकॉज मे बी दोज मेडिसिन आर फॉर सम अदर illnesses. So please reach your doctor as soon as possible. Thank you.